हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। वैसे तो थर्ड वीडियो है, लेकिन नंबर 2 है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है पहला वीडियो 11th स्टैंडर्ड का था, रिवीजन। तो आज के वीडियो में मैंने आपके सामने टॉपिक का नाम लिखा है। लास्ट वीडियो याद दिला दूँ, हम लोगों ने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस किए थे, 3 एप्लीकेशंस और 2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जनरल इसका सिंबल यू लेकर लिया जाता है और पोटेंशियल का सिंबल वी लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम लोग सबसे पहले डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूला आता है mgh। अब ये है तो राइट फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ हर बार mgh नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक टाइप का नहीं है, अलग अलग टाइप से पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल mgh आप जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर दूसरा कौन सा है, एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग ऑसिलेशंस में देख सकते हैं। ऑसिलेशन में जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी थी, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इस चैप्टर में हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वो बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्जेस है, इसलिए देखिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपके लिए 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे और भी है, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो आपको इस समय नहीं है तो उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूं। तो ये 3 बेसिकली है। तो पोटेंशियली हर बार जरूरी नहीं कि mgh हो, ये पहली बात मुझे बताना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वह पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक सिस्टम ऑफ बॉडीज, जिसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं। वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशंस, कॉन्फ़िगरेशन या रिलेटिव पोजीशंस ऑफ अ नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। 2-3 मतलब 2-3 हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उनका जो एक कॉन्फ़िगरेशन, एक सिस्टम जो बनता है ना, तो उस सिस्टम में वो जो एक दूसरे के हिसाब से रहते हैं, उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे आपका बो एंड एरो है, ठीक है। तो बो जो होता है, बो को हम लोग ऐसे खींचते हैं एरो को छोड़ने के लिए। तो जब हम बो को ऐसा खींचते हैं तो एक शेप देते हैं ना, वो धागे को एक शेप देते हैं, और जो आगे का पोर्शन एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, या हम उसके पार्टिकल्स का एक रिलेटिव पोजीशन क्रिएट करते हैं। ये जो आप पार्टिकल्स का रिलेटिव या पोजीशन क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उस वजह से उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। आप स्प्रिंग को ऐसा घुमाइए, टाइट करिए, तो जब आप स्प्रिंग को टाइट करते तो उसके पहले स्प्रिंग तो ऐसे ही थे, नॉर्मल थे। आपने जब टाइट किया तो क्या हो गया, उसका जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो पोजीशन चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया, विच इज अगेन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप किसी किताब को, या कैसे एक पेन है, सपोज ये पेन यहाँ पे, मैं इसको उठाता हूँ ऊपर, मैंने इसको अर्थ से है ना, या फ्लोर से इसका पोजीशन चेंज किया, तो जब मैंने इसको ऊपर उठाया ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया इसके अंदर, इसमें एनर्जी स्टोर हुआ। तो वैसे ही चार्जेस में भी होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी आती कहां से, इसमें स्टोर कहां से हुई। अब देखिए, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो एरो वाला मैंने बो एंड एरो का बताया, स्प्रिंग का बताया, या पेन का बताया, ये सब करने के लिए, इनका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, या इनके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, ये अपने आप नहीं होता। आपको वर्क करना पड़ेगा। जब आप स्प्रिंग टाइट करें तो आपको वर्क करना पड़ेगा। आप जब एरो बो खींच रहे तो आपको वर्क करना पड़ेगा।
आप जब बुक को उठा रहे हैं या पेन को उठा रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? आपको एक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ग्रेविटी होगी तो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स करना पड़ेगा। इलास्टिक होगा स्प्रिंग जैसा या धागा जैसा तो आपको इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। मतलब बिना वर्क किए आप उस सिस्टम में एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपने आप में पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ाना चाहता। वो तो हम जब वर्क करते हैं ना तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? घटता नहीं है। आप बोले घटा भी सकते, क्या घटा नहीं? घटता तो अपने आप ही है। आप बुक को छोड़ दिए गिर जाएगा, क्यों? क्योंकि ग्राउंड में पोटेंशियल जीरो होता है। आप अर्थिंग करिए चार्जेस को, चार्ज सीधा ग्राउंड में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है। सिस्टम अपने आप पोटेंशियल कम तो अपने आप ही कर लेगा। हम क्या करते हैं? हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं। जब बढ़ाते हैं तो वही एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है। स्टोर हो गई कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपने उसमें कुछ दखल अंदाजी की, फिर कोई चीज लेके आए उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए वापस आपको वर्क करना पड़ेगा। वापस आपको वर्क करना ही पड़ेगा और उस चीज को वहाँ जो भी आपको रिलेटिव पोजीशन चेंज करना आपने किया तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी फिर स्टोर होती है और बाद में रिलीज भी होती है। ऐसा नहीं है, बाद में रिलीज होती है। जैसे आपने डैम में ऊपर पानी स्टोर किया है तो पोटेंशियल एनर्जी है, आप उसका गेट खोल देंगे तो कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक। आपने स्ट्रिंग को खींचा है, पोटेंशियल, आपने एरो छोड़ा तो एरो आगे गया। कैसे गया? वो जो स्ट्रिंग में आपने वर्क किया था विच वाज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, उसी ने तो एरो को आगे भेजा। तो ये एनर्जी बाद में कम हो जाती है, कन्वर्ट भी हो सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है, मुझे बताना ये चीज है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी सिस्टम में होती है, किसी बॉडी में नहीं होती है। वो एक सिस्टम का एनर्जी होता है। वो इसलिए उसमें आता है क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं अगेंस्ट अ फोर्स। इट कुड बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट कुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट कुड बी इलास्टिक फोर्स। उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं तभी जाके उसमें एनर्जी स्टोर होती है और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया कि जब भी याद रखिएगा, जब भी जिस भी जगह पे आप वर्ड पोटेंशियल एनर्जी सुनेंगे ना तो समझ लीजिएगा वहां वर्क डन तो आना ही आना है। बिना वर्क डन, और वर्क डन में किसके अगेंस्ट? फोर्स के अगेंस्ट। अच्छा मजेदार बात ये भी है कि ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्सेस ही कहा जाता है। 11 में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस। जब आप ऐसे फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा, क्योंकि जब वर्क होता है ना तो वर्क उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पाथ से वर्क हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस भी कहा जाता है। ये आपने 11 में पढ़ा है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है कि पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की नहीं होती है, एक सिस्टम की होती है और उसमें कहाँ से आती है या किस तरह से बढ़ती है जब हम वर्क करते हैं। और वर्क का जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, अगर आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करते हैं और आप इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट, तो dw स्मॉल वर्क डन कैन बी ऑलवेज रिटन एज f डॉट dx। डॉट प्रोडक्ट होता आप जानते हैं, इट इज ऑलवेज अ डॉट प्रोडक्ट। और अगर डॉट प्रोडक्ट हटाना है तो बी f dx cos थीटा। जनरली साइन माइनस दिखाया जाता है। आप पूछेंगे क्यों माइनस दिखाया जाता है? माइनस इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उल्टा है। मतलब अगर फोर्स राइट साइड खींच रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट उसको लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि आप हमेशा उसके ऑपोजिट ही काम करते हैं। तो ये बेसिक तरीका है, कभी भी आपको किसी का भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो ये चीज तो हमेशा आनी ही वाली है उस जगह। वो फिर कोई भी पोटेंशियल हो, आपका ग्रेविटेशनल हो, आपका इलास्टिक हो, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, कोई भी हो, ये कंसेप्ट के बिना आप वो पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? जब इतना समझा दिया तो डेफिनेटली इट शुड बी बिकॉज ऑफ चार्जेस।
हमारे चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके बीच में जो कूलम फोर्स एक्ट होता है, अगर उसके अगेंस्ट आप वर्क करेंगे और उस सिस्टम में चार्जेस को जमा करने की कोशिश करेंगे, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाने की कोशिश करेंगे, तो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में जो एनर्जी स्टोर होगी उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक चार्ज ऑलरेडी पहले से है, सपोज Q, उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इसके में दूसरा चार्ज लाने की कोशिश करेंगे Q0, तो क्या वो अपने आप आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव है तो कूलम के हिसाब से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। आप फिर भी जबरदस्ती लाना चाहते हैं, अगर आप फिर भी जबरदस्ती लाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करके जब आप इसको लाके यहाँ पे रखेंगे तो ये जो दोनों का जो सिस्टम बन गया, उस सिस्टम में आप एनर्जी स्टोर होगी जो आपके वर्क की कन्वर्ट हुई एक्स एनर्जी में, और उस सिस्टम की एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। इसका आपको एक डेरिवेशन है वो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनता है। आपने लास्ट ईयर इसका फॉर्मूला ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसी तरह का जैसा कुछ थोड़ा बहुत है, यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने पॉइंट O है आपका, आप बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन, जहां पे चार्ज रखा हुआ है Q1। ठीक है, अब एक दूसरा चार्ज है Q2 पोजीशन A, जिसका इस O से डिस्टेंस है R1। आप इस चार्ज को A से B तक लाना चाहते हैं। अब आपको क्लियरली मालूम है कि ये चार्ज A से, दोनों पॉजिटिव है, तो A से B भाई अपने आप तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लाइक चार्ज होने की वजह से कूलम का जो फोर्स होगा उसको रिपेल करेगा, ये फोर्स बाहर उसको राइट साइड शिफ्ट पुश कर रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं चार्ज को लेफ्ट साइड लेके आऊं। मतलब आपको इसके फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं इस चार्ज को पॉइंट A जिसका डिस्टेंस R1 है उसको B तक लाऊं जिसका डिस्टेंस R2 है। मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये जो वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? सपोज इसके लिए क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली A से B नहीं लेते, हम लोग छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के वर्क सब ऐड करते हैं। तो सपोज एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, M से N तक dx डिस्प्लेसमेंट है, तो छोटा सा वर्क जो होगा dw, that will be equal to minus f dot dx। आप M से N जिसका डिस्टेंस dx है, आप इस तरफ इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला माइनस, मैंने आपको माइनस का मतलब बताया था। अब ये जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, जिसको U से, और इंक्रीज है तो du माइनस f डॉट dx। अब आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये थोड़ा छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट dx कहां से क्या कर रहे हैं, A से लेके B तक ला रहे हैं। तो वो सब जितने भी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनके सब हम लोग वर्क या एनर्जी ऐड करेंगे। तो आपको जो टोटल एनर्जी जिसको हम लोग डेल्टा U से डिनोट करेंगे, दैट विल बी द इंटीग्रल। आप बोलेंगे इंटीग्रेशन क्यों लिया सर? क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, और एडिशन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। ये जितना भी लाइन, ये पूरा डिस्टेंस है A से B तक, वो सब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस चीजों को जब ऐड करना होता है तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं, अगर डिस्क्रीट चीज को ऐड करना होता है तो समेशन सिग्मा यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन du विच यू कैन राइट इंटीग्रेशन, अच्छा इसका माइनस f dx। अब आप पूछ सकते हैं कि सर डॉट किधर गया? डॉट किधर गया भाई? cos थीटा डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन है ना, अलोंग द सेम लाइन पैरेलल है, तो वो डायरेक्शन निकल गया। ओके, तो अब अच्छा इसका लिमिट भी है, कहां से कहां तक है? मुझे A से B तक लाना है सर, मुझे A से B तक लाना है। अभी A का डिस्टेंस क्या है? R1, B का डिस्टेंस क्या है? ओरिजिन से R2 माइनस, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? कूलम्स लॉ।
कूलम्स लॉ बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे हम लोग का आएगा dx या फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वी कैन राइट R स्क्वायर। अच्छा यहाँ dx है तो मुझे dr लिखना पड़ेगा। इफ आई एम टेकिंग r एवरीवेयर आई हैव टू गो विद dr। लेट मी चेंज इट, क्योंकि अगर मैं r स्क्वायर लिख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे फिर dr लिखना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो वी कैन जस्ट चेंज द अल्फाबेट, दैट इज इट, ना कुछ खास नहीं है dr, क्योंकि इंटीग्रेशन में वैसे यूज होगा। ओके अभी आपका Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो Q1 Q2 माइनस भी निकाल लेता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन R1 से R2 1 अपॉन R स्क्वायर dr है कि नहीं। 1 अपॉन R स्क्वायर। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आपको मुझे बताना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर का। 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस 1 अपॉन x माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r फ्रॉम R1 टू R2 है कि। अब आप जानते हैं माइनस Q1 Q2 अपॉन, चलो माइनस अंदर डाल देते हैं, है ना, माइनस को अंदर डाल देते हैं तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन r R1 टू R2। अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो भाई फॉर्मूला तो आ गया, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 upon R2 minus 1 upon R1. This is the derivation. This is the derivation for the change in potential energy. इस चार्ज को जब आप इसके Q1 के फील्ड में लाते हैं, उसकी वजह से जब B पे लाते हैं तो जो वर्क डन करके ला के रखते हैं तो उसकी वजह से सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, इंक्रीज होती है, वो स्टोर होती है। वो जो इंक्रीज हुई है ना पोटेंशियल एनर्जी, उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 1 upon R2, sorry this is 1 upon R1. This is also nothing but your work done, इसको वर्क डन भी हम बोल सकते हैं, डेल्टा W वर्क डन। नाउ अब क्या किया साइंटिस्ट लोग ने, फिजिसिस्ट लोग ने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अब कैसे सिंप्लीफाई किया ध्यान से समझिए। उन लोग ने बोला कि एक काम करते, हम लोग है ना एक रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस। किसको लिया रेफरेंस? इन्फिनिटी को लिया रेफरेंस। क्यों लिया इन्फिनिटी को रेफरेंस? बोला इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो होगी। अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है तो एनर्जी तो पोटेंशियल जीरो होने वाली है ना इन्फिनिटी पे। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना R1, जो ये चार्ज Q2 जहां से आ रहा है, अज्यूम करो कि वो इन्फिनिटी पे, मतलब अज्यूम R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, एकदम दूर है। तो क्या चेंज हो जाएगा फॉर्मूला में? डेल्टा U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अब 1 अपॉन इंफिनिटी तो जीरो होता है ना, तो वो तो चला गया। तो कैसा लिखेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2। आपने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो दो था ना R2 माइनस R1, उसका सिर्फ R2 एक ही अल्फाबेट में कर दिया, तो फिर R2 लिखने का मतलब नहीं बनता। और डेल्टा U लिखने का तो इसको ऐसा लिखा जाता है UR इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। देखिए चेंज इन पोटेंशियल है, ये भी एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल है, लेकिन वो लोग वैसा बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे पता है? क्योंकि इस जगह पे वो लोगों ने क्या अज्यूम किया कि स्टार्टिंग पॉइंट इंफिनिटी जो जीरो है, तो हम डिफरेंस नहीं दिखाएंगे। यहां पे R1 R2 में से कोई भी इंफिनिटी पे नहीं, R1 इधर ही है, R2 भी इधर ही है, कोई भी इंफिनिटी में नहीं है, तो माइनस दिखाने का। लेकिन जैसे ही R1 इंफिनिटी पे हो गया तो हमको माइनस साइन नहीं दिखाने का, क्योंकि एक गायब हो जाता है। इसका मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए
अगर आपका एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 2 है, 3 1 3 4 5। देखिए एक बार सिंपल है। अब मैं बोलूं कि आपका पहला पोजीशन इधर है, सपोज P से आप पहुंचे Q। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप बोलेंगे 3, 0 से 3 तो 3, सिंपल। अब मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन, मैं बोलता हूं कि सपोज अब आपका पोजीशन सपोज इधर 2 पे A पे, आप पहुंचे 5 पे B पे, तो आपका पोजीशन क्या है? यहां तो आपने डायरेक्टली बोल दिया था 3, यहां पे आप कैसे बोलेंगे? यहां पे आप मुझे बोलेंगे सर 5 - 2 3। बात समझिए, आंसर 3 पहले में भी आया, दूसरे में भी आया, लेकिन पहला वाला आंसर डायरेक्ट आया, दूसरा वाला आंसर डायरेक्ट नहीं आया, माइनस करके आया। पहला वाला आंसर डायरेक्ट क्यों था? क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट 0 था। जब आपने अपना इनिशियल 0 कर दिया, इंफिनिटी पे कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर दिया, तो आपका फिर डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन अगर आपके दोनों पॉइंट इधर ओरिजिन को छोड़ के हैं, तो वो आपको सब्ट्रैक्शन दिखाना पड़ता है। जनरली हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत रेयरली कोई इसको बेस जाता है एकदम मतलब ये आपके लेवल पे उसको नहीं रखा है। सम न्यूमेरिकल्स में सीधा यही दिया जाता है कि भाई एट अ डिस्टेंस r, मतलब ये r2 r1 सब गायब, सिर्फ एक ही डिस्टेंस है r। तो एक ही डिस्टेंस r क्यों है? क्योंकि इसमें क्या एक ही r है? नहीं, इसमें दूसरा r भी है, लेकिन वो इन्फिनिटी पे, तो उसको नहीं कंसीडर। आप समझ गए ना मैंने यहाँ से कैसे एक्सप्लेन किया? वैसा ही है वो चीज। माइनस तब दिखाने का जब आपका दो अलग अलग हो, और डायरेक्ट तब दिखाने का जब आपका इनिशियल 0 हो। तो माइनस दिखाने की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है माइनस दिखाने। ये बेसिक फर्क है। लेकिन इसमें ये कतई मत समझिएगा कि ये डायरेक्ट पोटेंशियल, ये भी चेंज इन पोटेंशियल है, ये डेल्टा यू ही है। लेकिन ये डेल्टा यू से इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये आपका इनिशियल 0 निकाल दिया ना, उड़ा दिया उसको 0 को, तो माइनस जब है ही नहीं तो काय को डेल्टा दिखाने का, इसलिए वो लोग डेल्टा नहीं दिखाते। वो लोग बोलते हैं डेल्टा तो अभी दिखाने का जब माइनस साइन दिखा होगा ना, तभी तो डिफरेंस दिखाओगे, इसमें तो माइनस साइन है ही नहीं, तो क्यों दिखाने का डेल्टा, इसलिए वो लोग नहीं दिखाते। लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इन्फिनिटी से आया भाई, तो इसलिए उड़ा दिया उस डेल्टा को और उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2। उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो उनके में जो एनर्जी स्टोर होगी, दोनों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी उसका ये फॉर्मूला ध्यान याद रखिएगा। इसका आगे अपने को डेरिवेशंस है, तो एनर्जी का फॉर्मूला समझ के रखिए क्लियरली, तो उसको आगे डेरिवेशन में यूज करेंगे हम लोग। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल का यूनिट क्या है भाई? यूनिट है जूल, ऐसा यूनिट जूल है। अच्छा, कोई लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी है। अभी 1 जूल ऑफ इसमें कैसा है चार्जेस में? 1 जूल की मतलब 1 कूलम चार्ज सपोज अगर मूव होता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है ना या वर्क डन, दैट इज 1 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने सुना होगा, 11 में भी था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अगर एक चार्ज मूव होता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी जनरेट होती है ना, दैट इज 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6, सॉरी नॉट कूलम, इट इज एनर्जी, सो इट इज 1.6 × 10⁻⁹ जूल एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नॉट कूलम, इट इज एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जब मूव करता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इसका नाम इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है ना, वो इतना गेन करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत यूज होगा कहां पे पता है? मॉडर्न फिजिक्स में बहुत यूज होता है ये वाला पार्ट, तभी आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस। आप जूल भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिया अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काफी टाइम मैंने दिया इस कंसेप्ट को आपको समझाने में, क्योंकि लोगों को इसके बारे में क्लियर पिक्चर ही नहीं है। लोगों को पता है एनर्जी है, डिराइव करो, लिख लो, हो गया। और फिर जब उनका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता तो कैसे सम सॉल्व करेंगे, कैसे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे? इसलिए कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ये मेरा जब काम हो जाता है तब मैं आता हूं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आता हूं आपके
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मेरा सेकेंड वाला टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो मैंने कर दिया, अभी मैं इस पे आ रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। अब देखिए, ये सपोज आपका चार्ज Q1 है ना, इसका एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इस Q2 को ला रहे हैं, इनफिनिटी जहां से भी ला रहे हैं, आपने लाके यहां रखा, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हुआ इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा, जो भी डिस्टेंस हो। अगर उसको यहां न रखे, मैं कहीं और रखूं, तो इधर भी पोटेंशियल, अगर सबको यहां नहीं इस जगह पे, तो इसका भी पोटेंशियल नहीं होगा। सबको यहां नहीं रख के कहीं और रखो, इधर रखो, या फिर सपोज मैं अलग अलग ही सिंबल दे देता ना, कंफ्यूजन ना हो। Q2 यहाँ रखा, Q3 यहाँ क्या, Q4, तो Q1 Q2 का अपना एक पोटेंशियल सिस्टम का बनता है, Q1 Q3 का बनता है, Q1 Q4 का बनता है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हर एक के लिए पोटेंशियल एनर्जी सेम स्टोर होगी क्या? मतलब सेम, सबके लिए सेम वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। अगर सपोज लेट मी अगेन चेंज इट, सपोज चार्जेस सेम है, Q1 Q2 सेम है, फिर भी नहीं सेम होगा। वो तो चलो मैंने अलग ले लिया, आप बोल सकते सब चार्जेस अलग है, चलो मैंने चार्जेस भी चेंज नहीं किया, Q2 ही रखा, फिर भी क्या पोटेंशियल सब जगह सेम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, डिस्टेंसेस अलग अलग है ना। इसका मतलब है दोनों चार्ज सेम होने के बावजूद पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पे सेम नहीं होगी, मतलब वो सिस्टम का सेम नहीं होगा। इसका मतलब है ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे लाके रखते हैं, किस पॉइंट पे लाके आप चार्ज को रखते हैं, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चार्ज तो बाद में आएगा, चार्ज तो बाद में आएगा, आपको किस पॉइंट पे रखना है उस चार्ज को, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट का अपना एक अलग पोटेंशियल है। जो जितना पास में होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब आपको वहां पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। जो पॉइंट दूर होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि वहां पे चार्ज लाने को पोटेंशियल कम लगेगी। तो ये हर एक पॉइंट का अपना जो खुद का पोटेंशियल है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस Q2 की बात ही नहीं करता, वो इस Q1 के हिसाब से हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है कि वो जो वर्क डन होगा, तो उस जगह पे आने से वर्क डन बढ़ेगा कि घटेगा, अलग अलग पॉइंट पे वो बताता है। वो इसको कंसीडर ही नहीं करता अपने टॉपिक में, उसको सिर्फ पॉइंट से मतलब, पोजीशन से मतलब है कि हर पोजीशन पे तो अलग अलग होगा ना जब चार्ज आएगा, तो हर मतलब हर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, उसका खुद का अपना पोटेंशियल हो गया कि भाई तू मेरे पास आएगा तो मेरा ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा, अगर तू उसके पास जाएगा तो उस जगह पे एनर्जी कम स्टोर होगा पोटेंशियल। तो उसका हर एक का अपना पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसा है, अगर मैं VR लिखूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैसा होगा मालूम है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ Q1 होगा। अच्छा R तो होगा, सॉरी Q1 होगा, उसको Q2 से लेना देना नहीं, उसको Q2 से लेना देना नहीं। मतलब यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू VR इनटू, अभी सपोज इसको हम लोगों ने 1 लिया फर्स्ट वाला, तो इनटू Q2 या इनटू Q2, यहाँ से अगर इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं तो मतलब अगर आपने Q1 लिया इधर, आपने यहाँ पे सपोज Q1 लिया 1, तो दिस विल बी इनटू Q2, VR1 यहाँ लिख देता हूँ, VR1 इनटू Q2। मतलब ये पार्ट पोटेंशियल है, और जो चार्ज जो आप ला रहे हैं ना वो बाद में होता है। वो जैसे ही चार्ज आ गया फिर वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा उस पूरे सिस्टम का, लेकिन उसके आने से पहले उस पॉइंट की अपनी जो इंटेंसिटी है पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ऐसा भी लिख सकते हैं UR इज इक्वल टू VR इनटू Q, कोई भी Q हो सकता है, एनी Q जो आप बाहर से लाना चाहते हैं। सो इन सिंपल फॉर्म में V इज इक्वल टू U अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज।
डिवाइड बाय द चार्ज। कौन सा चार्ज जो आप लाने वाले, पोटेंशियल एनर्जी में V सिंपल में लिख रहा हूं, एकदम सिंपल में V इंटू क्यू। ये क्यू कौन सा है जो क्यू लाने वाले, V मतलब उस जगह का पोटेंशियल, और Q जो आप बाहर से लाने वाले हैं। वो जब मिल जाएगा ना दोनों, तभी आपका पता चलेगा कि उस जगह पे पोटेंशियल कितना स्टोर हुआ है, तभी पता चलेगा। अगर मैं बोलूं V2 माइनस V1, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप दो है, सपोज एक जगह पे V1 पोटेंशियल, दूसरा V2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा U2 माइनस V1 अपॉन Q। बट दिस इज चेंज इन पोटेंशियल अपॉन Q, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। तो आपको मालूम होगा दिस इज नथिंग बट डेल्टा V इज इक्वल टू dW अपॉन Q। आपने सुना होगा V का फॉर्मूला हम लोग बहुत बार लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाय Q, W इज इक्वल टू VQ, बहुत बार लिखते हैं, ये यहाँ से आता है, ये फॉर्मूला इधर से आया है। दिस फॉर्मूला भी हम लोग बहुत बार करंट में यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहां जहां है वो यहाँ से आया है। Potential difference is the work done per unit charge. This is the formula for electric potential in terms of work done. लेकिन अगर आपको वैसे फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला जैसे मैंने बताया कि इसके हिसाब से तो क्या बन जाएगा आपका V का फॉर्मूला, VR का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसमें दो Q नहीं आएगा, Q1 Q2, क्योंकि उसको वो जो Q बाहर है ना, जो एक है उसी पे इंटरेस्ट है, उसको बाहर वाले पे इंटरेस्ट ही नहीं है। वो रहने दो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर VR। इसका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा आपको, डेरिवेशन बताता हूँ, मगर ये बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ से क्लियर हुआ ना, पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्ज इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ वही चार्ज इंक्लूड है जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, जो बाद में आने वाला उसमें इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ पॉइंट से मतलब, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ उसका पोटेंशियल का, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट पे उन लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन डिराइव किया। कैसे डिराइव किया, देखिए, dW वर्क डन इज इक्वल टू माइनस F dx। अब सपोज इस वर्क डन में हमने जो चार्ज दिया ना उसका वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड 1 पर यूनिट चार्ज, तो यू कैन राइट माइनस F अपॉन Q dx, charge is 1. अभी F upon Q is E, you can write E minus E dx. Now this is nothing but your delta V या dV, और इसको लिख सकते हैं D, हाँ इसको E रहने देंगे। So this you can write it as E is equal to minus dV by dx. अब जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने आपको 11th के टॉपिक में समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। So what is electric field intensity? It is nothing but the negative gradient. ये gradient है, dV by dx is a gradient, और negative है मतलब downward sloping downwards है। देखो dV by dx तो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव आपको स्लोप देता है, ग्रेडियंट देता है। So this is the negative gradient of potential difference। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोसीड करते हैं ना, आपका पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाता है, पोटेंशियल घटता जाता है, दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। एक रिलेशन है, 2 मार्क का एग्जाम में पूछते हैं, तो बड़ा सिंपल है, दैट यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैं वापस इधर आता हूँ पोटेंशियल पे, कि सर हर जगह अलग होगा क्या पॉइंट? नहीं, हर जगह अलग नहीं होगा, कहीं कहीं जगह सेम भी होगा, आप मानते हैं कि नहीं? कहीं कहीं जगह सेम होगा, अभी हर जगह थोड़ी अलग होगा। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे अलग पोटेंशियल है, यहाँ पे अलग पोटेंशियल है। मेरा क्वेश्चन है कि हर जगह अलग, कहीं तो सेम होगा, होगा ना सेम होगा। अगर ये आपका चार्ज इधर Q है, तो जितने पॉइंट्स इससे डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे उस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना भाई, ये स्फीयर हो गया, पूरा सेम होगा। कब? जब ये डिस्टेंस, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो अगर वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो अगर ये डिस्टेंस सेम हो गया तो उस पूरे सरफेस पे आपका पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब उस सरफेस पे आप कहीं भी जाएंगे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। क्या मतलब? बड़ा
बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा मतलब इस जगह पे आप अभी जैसे इस जगह पे आप यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे ना चार्ज को, तो पोटेंशियल चेंज होगा V1 से V2, यहाँ पे चेंज ही नहीं होगा। आप इस सरफेस पे चार्ज को इधर से इधर कहीं भी ले जाओ, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। सपोज यहाँ पे आपका V1 आप बोलो, आप इधर V2 बोलो, तो V2 माइनस V1 जीरो होगा। There will be no potential difference because on this surface at all the points on that surface potential will be same। जब सेम होगा तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस तो जीरो होगा ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V जीरो हो गया तो जो वर्क डन हम लोग बोलते हैं ना कि वर्क डन, हम लोग बोला dV is equal to dW by Q। तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है मतलब आपका वर्क डन भी जीरो हो गया, आपका तो वर्क डन भी जीरो हो गया। अभी मैंने बताया था वर्क डन का E dx, अभी वर्क डन को डॉट प्रोडक्ट से दिखाएंगे अगर, तो E dx जीरो हो जाएगा। अगर E dx जीरो हो गया इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? डॉट प्रोडक्ट जब जीरो होता है जब cos थीटा जीरो होगा आपका, मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। आपका इक्वी पोटेंशियल पे पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अगर डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो होना चाहिए मतलब वर्क डन जीरो होना चाहिए। अब वर्क डन को देखिए, अब वर्क डन को ऐसा लिख सकते हैं F dx और आप उसको E dx भी लिख सकते हैं when the charge is a unit charge, magnitude 1 मैग्नीट्यूड होगा तो आप उसको सीधा E लिख सकते हैं। तो E लिखा तो E dx जीरो हो गया। अभी डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा जीरो हम लोग जानते हैं। अगर a बार डॉट b बार, इफ a बार डॉट b बार इज इक्वल टू जीरो मतलब a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, थीटा 90 है, मतलब e बार इज परपेंडिकुलर टू dx बार। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिख बताया ना आपको, e बार इज परपेंडिकुलर टू dx बार। व्हाट डज इट मीन? देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई सरफेस लेते हैं, सपोज एक सरफेस है, हाँ ये सरफेस एक है, अभी आपका सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब ये सरफेस इस तरह मूव हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। ये आपका सरफेस है dx, आप ये पूरे सरफेस पे मूव करा रहे हैं चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी वो इक्विपोटेंशियल माना जाएगा, नहीं तो इक्विपोटेंशियल नहीं माना जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ऑलवेज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है तो E और dx के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो E का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो डिस्प्लेसमेंट है जिस सरफेस पे कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, आप बोलेंगे सर नहीं हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा सरफेस पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया सरफेस पे तो वर्क डन फिर जीरो नहीं होगा, फिर हमारा कंसेप्ट ही रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब डेल्टा V जीरो मतलब वर्क डन जीरो मतलब E डॉट dx जीरो, तो देयर हैज टू बी परपेंडिकुलर। ये कंडीशन होनी चाहिए। जब भी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें ना कोई भी, तो एक चीज दिमाग में क्लियर रख देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस का जो डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन है दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर, otherwise it cannot be called an equipotential surface। very clear about it। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल्स के लिए, एमसीक्यू के लिए ये कंसेप्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझना है। उन लोगों ने फिर 2-3 एग्जांपल भी दिया, मैं आपको बताया था अगर आपको समझना हो तो। एक एग्जांपल तो ये दिया कि सपोज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? ये सब आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे जो यहाँ से पास हो रहे पैरेलल टू ईच अदर। जो सरफेस होंगे ना, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल यूनिफॉर्म जा रही है तो ये जो सरफेसेस होंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। एक ये एग्जांपल दिया। फिर दूसरा उन लोगों ने एग्जांपल ये दिया हुआ है कि सपोज 2 प्लेट्स है ना, ऐसा कनेक्टेड है, तो ये जो बीच में पोर्शन होगा ना उनके बीच में ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा, ये पूरा ऐसा बता रहे हैं। फिर इसमें चेंज कर दिया, फिर क्या बोला, सपोज इधर एक स्फीयर डाल दिया हमने, एक स्फीयर, इस जगह पे हमने एक स्फीयर डाल दिया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है कैसे चेंज होता है? देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे चेंज होगा, इस तरह से बन जाएगा आपका स्फीयर का कर्वेचर के हिसाब से। बाद में स्ट्रेट भी हो जाएगा, जब वो प्लेट पे पहुंचेगा ना, प्लेट की स्प्लिट पे सीधा हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में कर्व रहेगा।
तो ऐसे अलग अलग एग्जांपल में यू कैन हैव एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया ना, तो साथ में मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेस भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको ये दो तीन जो कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, तो ये जो दो तीन जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक बार रिकलेक्ट करता हूं, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको एक तो बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल समझाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझाया। फिर मैंने चार्जेस के हिसाब से उसका डेरिवेशन आपको करके बताया। फिर दूसरा पार्ट मैंने क्या किया, दूसरे पार्ट में मैंने फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मैंने आपको उसके साथ रिलेट करवाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है। उसके हिसाब से फिर हमने वर्क डन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझाया। मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताया कि कैसे D इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, इट्स अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये सब मैंने आपको कंसेप्ट सब समझाया है, ऑल द कंसेप्ट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब इस कंसेप्ट के बाद क्या आता है ना, इस कंसेप्ट के बाद आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 3 डेरिवेशन है, उसमें से एक तो काफी बड़ा है, डाइपोल वाला, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का, अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे पता करना है। फिर एक डेरिवेशन ये वाला, ये फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ हम लोगों ने इस मेथड से, वो भी डेरिवेशन है। और एक सिस्टम ऑफ चार्जेस का, उसका 3 डेरिवेशन है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी डेरिवेशन है, वहां भी डाइपोल का है, वहां सिस्टम ऑफ चार्जेस का है, 2 चार्ज 3 चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हुआ तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, अलग अलग कंडीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला गया है। तो अभी एक साथ तो यहाँ पे नहीं, मेरा आज का एम था कि मैं आपको पूरी अच्छी तरह दिमाग में डाल दूं द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डेरिवेशंस करेंगे। तो जब डेरिवेशंस करेंगे तो ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेरिवेशन आप देखिएगा बड़ा आपको फास्ट अच्छी तरह इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज का कॉल कंसेप्ट समझ में आएगा। मैंने आज का टॉपिक, आज का वीडियो मैंने पूरा कंसेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे जब हम लोग ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आगे वाले चैप्टर्स में भी जहाँ पे भी एनर्जी पोटेंशियल की बात होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी, बहुत जगह बात होती है, तो आपको दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहेगी। So if you have liked this topic, if you have liked this video, so please don't forget to share, subscribe and like it, and thank you so much for watching this video.